टर्म्स रिलेशन ख़त्म होने के बाद अब हम इंशाल्लाह टेंस पढ़ेंगे, यानी टेंस एक्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि टेंस की कुल 3 तादाद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम जिस सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका अलामत होता है कि उसके आखिर में ता है, ती है, आता है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वो सेब खाता है, वो नहाता है, वो जाता है, वो लिखता है। तो जिस सेंटेंस में उसके आखिर में ता है, ती आए, तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें एक तो इंट्रोगेटिव होता है, उसके साथ इस्बात या जुमला होता है। दूसरा ये कि वो इंट्रोगेटिव होता है, उसके साथ मनफी भी होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक होता है WH क्वेश्चन, यानी जिस सेंटेंस के शुरू में वाई, हु, वाट, विच, इस टाइप के जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं और जो सवाल पूछने के लिए आते हैं, तो उसमें भी 2 प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। एक तो WH फैमिली और उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा WH फैमिली के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस। और इस तरीके से हमारे पास कई सारे सेंटेंसेस हो गए। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यानी सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देखते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या इट है या वाहिद इस्म है कोई, तो उसके साथ हम ES या yes का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट वी है या यू है या दे है या प्लूरल नाउन है, तो हम उसके साथ ES या S का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद प्लस V1 लिखते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर फेल ट्रांजिटिव है, यानी फेल मुताद्दी है, तो उसमें ऑब्जेक्ट होना लाजमी होगा। लेकिन अगर आपका फ़ेल इंट्रांसिटिव है, यानी फिर लाजिम है, तो उसमें ऑब्जेक्ट का आना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब ले लेते हैं हर एक का एक मिसाल। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। ओके, तो वो एक सेब खाता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट्स ये क्या है, वर्ब है। हम ईट के आखिर में एस इस्तेमाल किए हुए हैं क्योंकि ही के साथ यस या एस लगता है। एन एप्पल, एक सेब, वो एक सेब खाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता शी तो आप कहते शी ईट्स एन एप्पल। ओके, अगर नाउन होता तो कहते अहमद ईट्स एन एप्पल, अहमद एक सेब खाता है। तो इसी तरह से, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर एस नहीं लगता, बल्कि कहते आई ईट एन एप्पल। यहाँ पर एस लगाने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आप जान लीजिए ही, शी, इट और वाहिद इस्म के साथ ही सिर्फ यस या यस लगता है, बल्कि अगर यू है, वी है, या दे है,
या प्लूरल कोई नाउन है तो उसके साथ यस यस नहीं लगता है। अब आइए हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट ईट एन एप्पल, वो एक सेब नहीं खाता है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है यानी मनफी जुमला है। तो यहाँ पर हमने यानी डज का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई वी होता या यू होता या दे होता या प्लूरल नाउन होता तो वहाँ पर हम डज ना लगा करके क्या लगाते, डू लगाते। तो हम कहते यू डू नॉट ईट एन एप्पल, तुम एक सेब नहीं खाते हो। इसी तरीके से अब आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऐसे जुमले को जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। डज ही ईट एन एप्पल, क्या वो एक सेब खाता है। तो यहाँ पर हमने जब सवाल किया तो उसके शुरू में हमने डज का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट लेकर के आए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए फिर देख लेते हैं, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। डज ही नॉट ईट एन एप्पल, क्या वो एक सेब नहीं खाता है। तो यहाँ पर सवाल भी है और मनफी जुमला भी है, तो हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। अब आइए हम ऐसे सवालों को बनाना सीखें जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं और वो WH फैमिली के साथ आते हैं। तो वाई डज ही ईट एन एप्पल, वह एक सेब क्यों खाता है। तो हमने शुरू में वाई लगाया, फिर डज लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर ईट, उसके बाद फिर एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही ना रह करके आई होता या यू होता या दे होता या प्लूरल होता तो हम यहाँ पे डज नहीं लगाते बल्कि डू लगाते। वाई डज ही ईट एन एप्पल, वो एक सेब क्यों खाता है। अब आइए हम आखिरी सेंटेंस देखते हैं। वाई डज ही नॉट ईट एन एप्पल, वो एक सेब क्यों नहीं खाता है। तो यहाँ पर WS क्वेश्चन के साथ साथ मनफी सेंटेंस है ये, मतलब इसमें ना का भी जिक्र किया गया है। वाई डज ही नॉट ईट एन एप्पल, वो एक सेब क्यों नहीं खाता है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस आप बनाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद इसम है तो आप फेल के साथ यस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है या यू है या दे है या प्लूरल नाउन है या जमा नाउन है तो उसके साथ यस या ईएस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर सवालिया जुमला में सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट है या वाहिद इसम है तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सवालिया जुमला में सब्जेक्ट आपका आई है या यू है या वी है या दे है या कोई जमा इसम है तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल ना करते हुए डू का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये जान लेना चाहिए कि सवालिया जुमलों में या मनफी जुमला में हम वर्ब के बाद यस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल कर देते हैं। बल्कि यस या ईएस का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जब जुमला इस्बाती हो, यानी जब कोई एक सिंपल जुमला हो, उसमें ना कोई सवालिया चीज़ हो ना कोई मनफी चीज़ हो, तो हम वहाँ पर सिर्फ यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन। आइए मतलब थोड़ा सा होमवर्क लिख लेते हैं। वो आम खाता है, तुम आम नहीं खाते हो। हम सब बाज़ार क्यों जाते हैं, वो खाना क्यों नहीं खाती है। हम सब क्या करते हैं, और वो सब नाश्ता करते हैं 8 बजे सुबह। इन सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन करें।